और आज राजधानी की शुरुआत एक ऐसी विस्फोटक खबर के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट के साथ जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंडिया अलायंस देश का दुश्मन बन गया है। नरेंद्र मोदी ने अभी इंडिया अलायंस पर बड़ा अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर की सभा में कहा कि इंडिया अलायंस अगर पावर में आएगी तो परमाणु बम खत्म कर देगी, एटम बम को दरिया में डुबो देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने सीपीएम के मैनिफेस्टो का जिक्र किया है। सीपीएम के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? इस विश्व में जब भी पावर बैलेंस की बात आती है, उस वक्त ये देखा जाता है कौन सी देश की परमाणु शक्ति कितनी है, कौन सा देश कितना सक्षम है। लेकिन आज भारत जब परमाणु सक्षम मुल्क है, तो वहां इस परमाणु बम को खत्म करने के लिए, इस न्यूक्लियर पावर को खत्म करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मैनिफेस्टो का जिक्र किया, अब वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सीपीएम के मैनिफेस्टो को पढ़कर आपको बताती हूँ। सीपीएम ने 4 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसके 25वें नंबर पर इस पॉइंट पर क्या बातें लिखी गई है, आइए मैं आपको सीधा इस बिग स्क्रीन पर ले चलती हूँ। ये कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो है। सिक्योरिटी मैटर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी मैटर्स यानी देश की सुरक्षा को लेकर सीपीएम की सोच क्या है। सीपीएम की जो सोच है उसे आप याद रखें।
सीपीएम इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो सिक्योरिटी मैटर्स पर सीपीएम का ये मैनिफेस्टो कहता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मैं फिर से दोहरा रही हूं, इसमें एग्जैक्टली यही लिखा है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जिसके लिए साइंटिस्ट इतनी मेहनत करते हैं कि भारत के पास अगर परमाणु शक्ति होगी तो कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। उसी परमाणु शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आप इसी के ऊपर वाला हिस्सा पढ़िए, रिमूवल ऑफ ऑल मिलिट्री बेसेस इन आवर रीजन। क्यों कोई भी देश की पार्टी अपने ही देश के मिलिट्री बेस को क्यों खत्म करना चाहेगी? एक बार फिर से आप जरा ये मैनिफेस्टो लेकर आए, फिर से मैनिफेस्टो चलाएं। सीपीएम का ये मैनिफेस्टो हैरान करने वाला है और उससे ज्यादा हैरान करने वाला उसका कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलना। पाकिस्तान और चीन के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, भारत के साथ बार बार वॉर हुई है और हम ये जानते हैं कि आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है भारत की तरफ आंख उठाने की। जो कुछ भी वो करता है वो आतंकवादी भेजकर करता है, इन्फिल्ट्रेशन करा के करता है, क्योंकि सीधे लड़ाई की उसकी ताकत नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि भारत की ये परमाणु शक्ति है। आप फिर से देखिए, रिमूवल ऑफ ऑल मिलिट्री बेसेस इन आवर रीजन, पर्टिकुलरली द यूएस बेस इन डिएगो ग्राशिया, एंड साथ ही इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, वेयर न्यूक्लियर वेपन्स आर स्टेशनड, जहां जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स लगाए गए हैं, जहां जहां ये स्टेशन है, और स्पेशली वो यूएस की बात कर रहे हैं। देखिए, सीपीएम की नीति, उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से अमेरिका के विरोधी रही है, लेकिन अमेरिका का विरोध करते करते या मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध क्यों करने लग गए? ये सवाल है। क्यों परमाणु बम नष्ट करने की बात हो रही है और क्यों कांग्रेस पार्टी इसका साथ दे रही है? सवाल यह है कि जिसके लिए साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए गए, जिसकी धाक, भारत की धाक इस पूरे विश्व में है, उसे खत्म करने की बात सीपीएम कर रही है। और इंडिया अलायंस में साथ ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसका साथ दे रहे हैं। एक बार फिर से आप सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में
आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है। एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत के पास कितने परमाणु बम हैं जिसे नष्ट करने की बात सीपीएम कर रही है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। मोदी ने आज अपने भाषण में धारा 370 का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बने तो जम्मू कश्मीर में फिर से दोबारा 370 लेकर आएंगे। आप जानते हैं कि 370 धारा जब हटाई गई थी तब इस पर कई सारी याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थी, और कैसे कोर्ट ने इन याचिकाओं को क्वाश किया था वो भी आपने अपने सामने होते देखा। लेकिन एक बार फिर से गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो धारा खत्म हो चुकी है, एक बार फिर से उन्हीं धाराओं को जम्मू कश्मीर पर इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। हमने कल ही आपको दिखाया था कि कश्मीर के रहने वाले नौजवान से लेकर बुजुर्ग ये कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में अमन आ रही है, शांति आ रही है। कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। धारा 370 इस स्पेशल स्टेटस की वजह से कई सारी वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद सीपीएम ये कहती है कि अगर सरकार में आई तो फिर धारा 370 एक बार फिर रिस्टोर की जाएगी, जम्मू कश्मीर में इसे दोबारा लागू किया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी इस वादे का समर्थन कर रही है। जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। 2024 के चुनाव में दो बड़े फैक्टर हैं, एक है राष्ट्रवाद और दूसरा धर्म और जाति का फैक्टर है।
पहले चरण की वोटिंग में अब महज एक हफ्ते का ही वक्त बाकी है। आजकल आईपीएल का बुखार भी लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है, तो क्रिकेट की भाषा में पहले चरण के चुनाव की बात करूं तो मैच स्लॉग ओवर में पहुंच गया है। जैसे गेंदबाजों पर जल्द ही विकेट लेने का दबाव होता है ना, और बैट्समैन पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रेशर होता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों का जोर धुआंधार चुनाव प्रचार करने पर है, वोटर्स को लुभाने पर है। मतलब ये कि चुनाव प्रचार का है। चुनाव प्रचार की रेस में कौन कितना आगे निकल चुका है, कौन पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, किस पार्टी का कहां जोर है, और कौन सी पार्टी जो चुनाव प्रचार के लिए अभी अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इंजन गर्म कर रही है। आज मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे स्लॉग ओवर में कौन सी पार्टी पिछड़ रही है, और अगर उसे मैच जीतना है तो उसे कौन सी रन रेट से बैटिंग करनी होगी। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की होगी, यानी उस प्रदेश की जिसके पास दिल्ली की सत्ता की चाबी है। कहा जाता है कि न जो यूपी जीतेगा, कि जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली को जीतेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में कौन सी पार्टी कितना आगे निकल गई है, उससे जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। ये तीनों तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैंने रेस में बीजेपी को आगे क्यों बताया है, अखिलेश को सेकंड पोजीशन पर क्यों रखा है, और मायावती कैसे इस मामले में पिछड़ गई हैं। तो ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूं। ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है, पूरा आंकड़ा रैलियों के साथ एक एक डिटेल आज आप राजधर्म में देखने जा रहे हैं। किसने कितनी रैली की इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको उसका जवाब दे देती हूं कि बीजेपी चुनाव प्रचार में कैसे आगे निकल गई है, क्यों वो नंबर 1 है। 27 दिन पहले यानी कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहले से एक्टिव थे और तारीख की घोषणा होने के साथ ही वो चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए। 11 दिन के बाद यानी कि 27 मार्च से वो लगातार मीटिंग करते रहे। हर दिन कम से कम 3 जिलों में उन्होंने चुनावी बैठकें की, और 31 मार्च को नरेंद्र मोदी ने मेरठ से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मतलब कि ये हुआ, तारीखें देखिए सारी आपके सामने रख रही हूं, मतलब ये हुआ कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया और धुआंधार किया। लेकिन इसी काम को करने के लिए एनडीए गठबंधन को कितना वक्त लग गया? 27 दिन लग गए। अखिलेश यादव की पहली रैली आज यानी कि 12 अप्रैल पीलीभीत से शुरू हुई। कितना लंबा समय लग गया। उस पीलीभीत में जहां मोदी चुनावी रैली कर चुके हैं और मायावती को 14 अप्रैल का इंतजार है, जब वो उत्तर प्रदेश में पहली चुनावी सभा करेंगी। कब करेंगी? 14 अप्रैल को सहारनपुर से वो अपनी रैली करनी शुरू करेंगी। सोचिए, 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग है और मायावती 14 अप्रैल को चुनाव प्रचार की तो शुरुआत ही करेंगी। मतलब ये कि चुनाव से महज 5 दिन पहले वो एक्टिव हो रही हैं। ये तो बात हुई कि किसने कब शुरुआत की और कौन आगे निकल गया और कौन शुरुआत करने में ही पिछड़ गया। अब बात करती हूं किसने कितनी रैलियां की, तो उसका आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 सीट पार करने का टारगेट रखा है और इसे हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन 80 यानी 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बड़ा है तो जाहिर है कि मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी दिखाई देगा। ठीक वैसे जैसे एग्जाम में जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट के लिए जितनी तैयारी करता है, रिजल्ट में वो तैयारी रिफ्लेक्ट होती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से 27 दिन पहले, 27 दिन के बाद यानी कि अखिलेश यादव ने जब आज पहली रैली की तो पीलीभीत में की, तो वहीं नरेंद्र मोदी अब तक 3 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। आंकड़ा आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ 27 रैलीज कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। अमित शाह आज दूसरी बार मुरादाबाद में रैली करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने मुरादाबाद में 80 में 80 सीट जीतने का मैसेज भी दिया। 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें
और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जानी। हमारे गुजरात में कहते हैं पूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है भाई, बताओ तो जरा, पहला चुनाव कहां है? अबे पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना?